हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज़ सोल ट्रेडर। ओके, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 से 4 तक को नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करिए, देन चैप्टर नंबर 5 पढ़िए। अब हमको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सोल ट्रेडर चैप्टर में फर्स्ट हमें ये समझना है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोल ट्रेडर, क्या मीनिंग होती है और क्या डेफिनेशन है सोल ट्रेडर की। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर के बारे में थोड़ी बातें पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर जो होता है वो कैसे फॉर्म होता है। अगर सोल प्रोप्राइटर बिजनेस करना है किसी को तो वो फॉर्म कैसे होगा, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं सोल ट्रेडर्स के, उसके बाद इनके फ़ायदे, इनके नुकसान। देन सूटेबिलिटी, कौन कौन से बिजनेस के लिए सोल ट्रेडर बिजनेस जो है वो सूटेबल है, वो बेस्ट है। देन सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर, सोशल यूटिलिटी क्या क्या होती है सोल ट्रेडर की। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ सोल ट्रेडर, अगर सोल ट्रेडर बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो क्या क्या काम करना पड़ेगा फॉर देयर एक्सपेंशन के लिए। फिर कॉजेस फॉर सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर, क्या क्या कॉज हो सकता है सर्वाइवल का, सोल ट्रेडर के सर्वाइवल का क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो द बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर इज कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम, जो सोल ट्रेडर का बिजनेस होता है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल पार्टनर, इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप, सिंगल एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेट्रा। तो ये बहुत ओल्डेस्ट, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। सोल ट्रेडर बिजनेस जो होता है वो इस्टेब्लिश किया गया है और वहाँ पर होता ये है कि फाइनेंस्ड, ओन्ड एंड मैनेज बाय सिंगल पर्सन, सारा सब कुछ सिंगल पर्सन के हाथ में होता है। ओनर बियर ऑल द रिस्क एंड रिसीव द इंटायर प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस, जो ओनर होता है, जो मालिक होता है, वो सारे के सारे रिस्क को भी बियर करता है और रिसीव भी करता है सारा प्रॉफिट ऑफ हिज बिजनेस। ओके, नाउ मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ अ सोल ट्रेडर। एल.एच. हैनी जी का क्या कहना है कि इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन at the head of which stands an individual as one who is responsible, who direct its operation and who alone run the risk of failure। जो इंडिविजुअल प्रोप्राइटर्स होते हैं, जो इंडिविजुअल ओनर हो रहा है, यहाँ पर मेन प्रोप्राइटर हो रहा है, वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर सारी चीज़ें, कंट्रोल, सब कुछ इंडिविजुअल के हाथ में होता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप या सोल ट्रेडर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला, सिंगल ओनरशिप, एक अकेला इंसान होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज होली ओन्ड बाय वन इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल सप्लाई द टोटल कैपिटल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड कैपिटल, या तो खुद की पूरी लगाएगा या तो बोरोड कैपिटल इन्वेस्ट करेगा। देन सेकेंड पॉइंट इज वन मैन कंट्रोल, यहाँ पर क्या होता है, एक ही इंसान का पूरा कंट्रोल होता है, कोई और इंटरफेरेंस करने वाला नहीं होता। सोल ट्रेडर का मेन यही है ही फोकस कि एक ही इंसान होगा जो पूरे बिजनेस को कंट्रोल करेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज नो लीगल फॉर्मेलिटीज, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज इसमें मीन्स कि नो लीगल एंटिटी है ये, सॉरी, नो लीगल एंटिटी। यहाँ पर क्या होता है, अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज नो लीगल आइडेंटिटी, उनकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। और फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ओनर अलग होते हैं, बिजनेस अलग होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिजनेस और ओनर कंबाइन है। सोल ट्रेडर में सारी चीज़ें एक ही हैं, सब कुछ कंबाइन है। एंड द लॉ मेक नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्रोप्राइटर एंड हिज बिजनेस, और लॉ ने भी कोई डिस्टिंक्शन नहीं बनाया है किसके किसके बीच में, प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस के बीच में। तो द business and the owner exist together if the owner die or become insolvent, the business is dissolved। अगर ओनर की डेथ हो गई तो बिजनेस खत्म हो जाएगा और बिजनेस एंड द प्रोप्राइटर आर वन एंड द सेम, और जो बिजनेस और प्रोप्राइटर है वो वन एंड द सेम। नेक्स्ट पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पर लाइबिलिटीज जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द डेट ऑफ द बिजनेस, जो प्रोप्राइटर है, जो मालिक है, वो पर्सनली लाइबल होता है सारे डेट के लिए बिजनेस के। इन केस द असेट्स आर इनसफिशिएंट, अगर असेट्स जो है वो इनसफिशिएंट है, वो डेट नहीं मीट आउट कर पा रहा है, तो पर्सनल प्रॉपर्टी जो है ना प्रोप्राइटर की, वो भी अटैच्ड होती है यहाँ पर। पर्सनल प्रॉपर्टी भी प्रोप्राइटर को बेच के पैसा कंप्लीटली देना पड़ता है।
नेक्स्ट, नो प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग की कोई बात होगी नहीं। जो सोल प्रोप्राइटर है वो अलोन इज इंटाइटल टू ऑल द प्रॉफिट एंड लॉस। सोल प्रोप्राइटर अलोन सारे प्रॉफिट एंड लॉस को मैनेज करता है। ही बियर द कंप्लीट रिस्क, वो अकेले सारे के सारे रिस्क को बियर करता है। देयर इज़ नो बडी टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस, और यहाँ पर कोई भी नहीं होता जो शेयर करे प्रॉफिट एंड लॉस। फिर इनका साइज़ जो होता है बहुत स्मॉल होता है। जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होती है ना, जहाँ पे ये लोग काम कर रहे होते हैं, वो बहुत छोटे पैमाने पे काम करते हैं। और नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, यहाँ पर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडर में ये सारी हैं। आप लोग कोई भी 5 जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ सोल ट्रेडर बिजनेस। अब सोल ट्रेडर बिजनेस है वो फॉर्म कैसे होता है, कैसे बनता है सोल ट्रेडर बिजनेस। सोल ट्रेडर बिजनेस इज स्टार्टेड बाय द इनिशिएटिव ऑफ अ सिंगल पर्सन। अगर हम और आप भी चाह लें कि नहीं हमें बिजनेस करना है, तो हम लोग भी सोल ट्रेडर बन सकते हैं। ही प्रिपेयर द ब्लूप्रिंट ऑफ द बिजनेस। एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है पहले बिजनेस का। ब्लूप्रिंट मीन्स होता है कि प्लान, पहले से पूरा प्लान प्रिपेयर करना होता है कि हमें ये काम करना है, इतनी कैपिटल इन्वेस्ट करनी है, सारी चीज़ें एक प्लान प्रिपेयर करते हैं। देन अरेंज द नेसेसरी फाइनेंस, और उसके अकॉर्डिंग पैसे का अरेंजमेंट किया जाता है। फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ तो रिक्वायर है नहीं फॉर्मेशन में, तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो स्टार्ट कर सकता है इस बिज़नेस को जब भी वो चाहे। तो सोल ट्रेडर मस्ट बी अ पर्सन। सोल ट्रेडर वो पर्सन होता है जो कॉम्पिटेंट टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो काम करने के सक्षम है, जो काम कर सकता है वो इंटर हो जाता है। और बिजनेस टू बी कैरीड ऑन मस्ट बी अलाउड बाय लॉ, और जो भी बिजनेस करे वो लॉ ने अलाउ किया हो। ये नहीं कि ड्रग्स की स्मगलिंग स्टार्ट कर दे, कोई भी बिजनेस कर सकता है तो यही करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। ऐसा बिजनेस जो लॉ ने अलाउ किया है। इन सम केसेस अ लाइसेंस फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में बी नीडेड फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस। कुछ केसेस में क्या होता है, लाइसेंस लेना पड़ता है वो बिजनेस करने के लिए। अगर सोल ट्रेडर है वो कर रहा है तब भी उसे लाइसेंस की जरूरत है। जैसे कि अ पर्सन डिजायरियस ऑफ स्टार्टिंग अ केमिस्ट शॉप, अगर वो केमिस्ट शॉप खोलना चाहता है, दवा की दुकान खोलना चाहता है, तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा। then only he can run a shop. First decision involved in the formation of a sole trader business is the selection of a particular line of business. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एक पर्टिकुलर लाइन जो है बिजनेस के डिसाइड करना कि हम इस लाइन में काम करना चाहते हैं। एंड दिस डिसीजन डिपेंड अपॉन द डिमांड पोटेंशियल ऑफ अ प्रोडक्ट, और कितनी डिमांड है मार्केट में, अवेलेबिलिटी क्या है, रिसोर्सेज क्या मिलेंगे, स्कोप है यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करने का, ये जो हम बिजनेस करना चाह रहे हैं क्या इसमें हमें प्रॉफिट मिलेगा। सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर साइट इज अनदर इम्पॉर्टेंट, प्रॉपर जगह का मिलना बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स एंड नियरनेस टू द मार्केट शुड बी कंसिडर्ड। मार्केट कितनी दूर है, कस्टमर कहाँ पर पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते, सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है। साइज़ क्या है, स्केल क्या है बिजनेस का जो हम करने जा रहे हैं। सोल ट्रेडर बिजनेस कैन बी क्लोज एट एनी टाइम विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज, और हमें जब भी मन करे हम वो बिजनेस क्लोज भी कर सकते हैं। प्रोप्राइटर है सिंपल टू सेटल द क्लेम ऑफ हिज क्रेडिटर एंड वाइंड अप द बिजनेस। सिंपली सारे क्रेडिटर जो है, जितने भी सप्लायर हैं, जिनसे भी पैसा लिया है, सारे उधार को कंप्लीट कर दो, पे कर दो, और फिर बिजनेस को वाइंड अप हम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। कोका कोला कॉरपोरेशन वॉज वंस अ सोल ट्रेडर। कोको कोला कॉरपोरेशन जो हम देख रहे हैं ये एक टाइम पे सोल ट्रेडर थी। डॉक्टर जॉन जो थे, अ लोकल फार्मास्यूटिक प्रोड्यूस्ड द सिरप एंड पुट इट फॉर सेल एट 5 cents अ ग्लास ऑन May 8, 1886 में। इन्होंने क्या किया था, एक सिरप ग्लास में रखा और उसको 5 cents का ये बेचते थे। ठीक है, यूएसए की बात है ये। फिर 1888 को क्या हुआ, जस्ट प्रायर टू हिज डेथ, इनकी डेथ से पहले ही सोल्ड हिज बिजनेस टू आशा कैंडलर ऑन ओम, मतलब इन्होंने ओम जी को बिजनेस बेच दिया May 1, 1889 में, अपनी डेथ से पहले। फिर कैंडलर ने पब्लिश किया फुल पेज एडवर्टीजमेंट इन द अटलांटा जर्नल। अब जर्नल में इन्होंने, एक जर्नल आता है न्यूज़पेपर की तरह होता है, वहां पर उन्होंने ये पूरी बातें पब्लिश की कि उन्होंने खरीद लिया है कोको कोला कॉरपोरेशन को। proclaiming his wholesale and retail business as sole proprietors of a Coca-Cola Candler Refreshing, इस नाम से इन्होंने पूरा आर्टिकल को पब्लिश करवाया। फिर इट वॉज ओनली इन 1882 दैट कैंडलर फॉर्म अ कंपनी, और 1882 में कैंडलर जी ने कंपनी पूरी फॉर्म कर दी, जिसको बोलने लगे हम लोग कोको कोला कॉरपोरेशन, जिसको आज भी सब लोग जानते हैं। अब ऐसे ही हल्दीराम की हम लोग हमेशा दाल मोठ खाते हैं, सबसे फेवरेट है हल्दीराम, लगती है अरे कितना टेस्टी बनाते हैं, तो इनकी भी यही स्टोरी है। तनुष दास
began selling भुजिया in 1937। तनसुख दास जी ने 1937 बीकानेर राजस्थान में भुजिया बेचना स्टार्ट किया। द प्रोडक्ट गेन पॉपुलैरिटी, इनके प्रोडक्ट को, इनकी जो भुजिया ये बेचते थे उनको बहुत, उस भुजिया को बहुत पॉपुलैरिटी मिली। व्हेन हिज सन गंगा भीषण ऑल्सो कॉल्ड हल्दीराम स्टार्ट अ न्यू स्टार्टअप, जब ये देखा कि अरे इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है तो इनके जो सन थे उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया। रामेश्वर लाल ओपन अ शॉप, और जो रामेश्वर थे उन लाल थे उन्होंने ओपन की शॉप जिसका नाम रखा हल्दीराम भुजिया वाला इन कोलकाता। लेटर ऑन मनोहर लाल सेटअप अ शॉप एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, फिर मनोहर लाल जी थे उन्होंने अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में शॉप रख दी हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला। टुडे द ब्रांड हल्दीराम इज अ 2000 करोड़ बिजनेस, और आज के तारीख में इनका जो है 2000 करोड़ का बिजनेस है। सोचिए एक छोटा सा भुजिया वाला जो है आज 2000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। एक सोच थी, एक भुजिया बेचते बेचते इतनी बड़े हो गया, लोगों को उतना पसंद आया क्योंकि उनका बनाना, उनका तरीका, उनका जो है चीज़ें बहुत टेस्टी लगती हैं। तो इस तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो जाती है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है सोल ट्रेडर बिजनेस का? अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, मकसद की बात करें कि सोल ट्रेडर बिजनेस जो है इनका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, तो सोल ट्रेडर बिजनेस इज सेट अप फॉर फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। पहला, टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, हेल्प पीपल टू क्रिएट वर्क फॉर देम सेल्फ। इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर जॉब आउटसाइड, अ पर्सन कैन स्टार्ट हिज ओन स्मॉल बिजनेस। पर्सन क्या करता है, खुद का ही अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर देता है। टू यूटिलाइज अ फंड, जितना भी पैसा उसके पास है वो यूज़ कर लेता है, और जो नहीं होता वो मांग के यूज़ कर लेता है। फिर इंडिपेंडेंट लिविंग, यहाँ पर क्या होता है, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। सोल ट्रेडर बिजनेस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड ऑनरेबल लिविंग। द सोल ट्रेडर, जो सोल ट्रेडर है ना, इज हिज ओन मास्टर एंड फ्री टू टेक ऑल द डिसीजन, वो खुद का मास्टर और वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। टू सर्व कस्टमर्स, इनका मेन क्या है काम, कस्टमर को सर्व करना, कस्टमर को खुश रखना। फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कुछ ट्रेडर बिजनेस जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब सब लोगों को नौकरी मिलती है तो सब लोग इत्मीनान से काम करते हैं तो सबके पास पैसा पहुंचता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये मोनोपोली को हटा देता है कि कुछ ही लोग अमीर रहेंगे बाकी लोग गरीब रहेंगे देश के, ऐसा काम इसमें नहीं होता है। देन फीडर टू लार्ज बिजनेसेस, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनको ये रॉ चीज़ें पहुंचा देता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आर यूजुअली स्मॉल इन साइज एंड दीज यूनिट प्रोवाइड एंशिलरी सर्विस टू द बिग फर्म। इसके बाद है हमारा मेरिट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। फ़ायदा क्या क्या है, अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर लें तो क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? ईजी फॉर्मेशन है, आसानी से बन जाता है ये बिजनेस। मोटिवेशन टू वर्क, क्योंकि डायरेक्ट मेहनत अगर हम करेंगे तो हमें डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट हमारा ज़्यादा होगा। तो डायरेक्ट एफर्ट का डायरेक्ट रिवॉर्ड है, इसलिए इसको बोला जाता है कि मोटिवेशन टू वर्क, काम करने में मोटिवेशन रहता है। फिर क्विक डिसीजन, अकेले सिंगल ओनर है तो वो फटाफट डिसीजन लेगा अपने बिजनेस से रिलेटेड कि हाँ ये वाला ले लेते हैं, ये सही है, ये गलत है, इस तरह से ले लेते हैं। फिर इंडिपेंडेंट कंट्रोल, कोई और कंट्रोल भी नहीं करेगा, खुद अकेले मालिक है, अपनी तरह से अपना काम करेंगे, जैसे मन है वैसे करेंगे। फिर सीक्रेसी ऑफ अफेयर, सारी जो बातें होती हैं वो छिपी रह जाती हैं दूसरों से, क्योंकि अकेला एक इंसान है, वो अपने पास सारी बातें रखता है, अपने हिसाब से सारे डिसीजन लेता है, उसे किसी और बंदे से बातों को शेयर नहीं करना होता है। फिर पर्सनल टच, यहाँ पर कस्टमर से डायरेक्ट और पर्सनल टच बना सकते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को समझा सकते हैं कि सर ये हमारा सामान है आप ऐसे यूज़ करिए, और अगर कस्टमर को कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो कस्टमर हमसे भी डायरेक्ट आके कह सकता है कि आई फाइंड दिस डिफ़िकल्टी इन योर प्रोडक्ट, यू नीड टू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, पर्सनल टच हो गया। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो अगर ये पसंद नहीं आया तो दूसरे तरीके से कर लेंगे, दूसरा तरीका नहीं पसंद आया तो तीसरे तरीके से कर लेंगे, तो काम करने की बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। उसके बाद इकोनॉमी, जो प्रोप्राइटर है ना वो ओनर होता है, मैनेजर होता है एंड कंट्रोलर होता है बिजनेस का। ही डज नॉट अपॉइंट स्पेशलिस्ट फॉर वेरियस फंक्शंस, वो अपॉइंट नहीं करता कोई भी स्पेशलिस्ट को। देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप इज इनएक्सपेंसिव, और जो मैनेजमेंट होता है यहाँ पर वो बहुत महंगा नहीं होता, इनएक्सपेंसिव होता है। फिर मिनिमम गवर्नमेंट रेगुलेशन, जो गवर्नमेंट है ना उसका जो रेगुलेशन है वो बहुत कम होता है, बहुत मिनिमम होता है।
सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट रेगुलेशन से फ्री होता है. देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस. गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. नो लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं इन्वॉल्व होती है एक्सेप्ट टैक्स लॉज एंड लेबर लॉज के अलावा. दस द सोल ट्रेडर इज सब्जेक्ट टू मिनिमम लीगल फॉर्मेलिटीज एंड गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन. यहाँ पर सबसे कम गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटीज होती है और गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन होता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज ईज डिसोल्यूशन, मतलब इजीली डिसॉल्व हो जाता है. सिंपल और कन्वीनियंट है डिसॉल्व करने के लिए भी, कोई स्पेसिफिक फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ रही इसको डिसॉल्व करने के लिए. देन सोशल यूटिलिटी, जो सोल प्रोप्राइटरशिप है ना वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी फॉर गेनफुल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद लिमिटेड मनी के साथ. ये ऑफर भी करता है वे ऑफ अर्निंग एंड ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स. तो इट ऑल्सो हेल्प इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में. इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ जैसे कि सेल्फ रिलायंस, इनिशिएटिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें. फिर सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरीवन टू यूज हिज रिसोर्सेज एंड टैलेंट टू मैक्सिमम एडवांटेज. इट लीड्स टू डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप. और ये जो है लीड्स, इसका मेन क्या होता है, ये लीड्स टू डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप जो है यहाँ पर सिर्फ सोल ट्रेडर के हाथों में होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज डीमेरिट ऑफ सो प्रोप्राइटरशिप. नुकसान क्या है सो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का? लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज. एक अकेला आदमी तो वो जितना पैसा उसके पास है वही ना लगा सकता है, वो पूरा पैसा तो नहीं लगा सकता. तो जितना पैसा वो लगा के अपना काम करता है, तो लिमिटेड कैपिटल होती है. और मैनेजियल एबिलिटीज़ भी लिमिटेड होती है. अब जितना उसे आएगा वो उतना ही तो काम करेगा, जो नहीं आएगा वो नहीं करेगा. तो यहाँ पर लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी है. अभी मैनेजियल एबिलिटी भी कैसी होती है, लिमिटेड होती है. फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, और लाइबिलिटीज़ भी क्या होती है, उसे अपने घर से पैच के पैसा देना पड़ता अगर कोई नुकसान हो गया. तो लाइबिलिटीज़ भी क्या होती है, वो अनलिमिटेड होती हैं. देन अनसर्टेन लाइफ, जो उसकी लाइफ है वो भी अनसर्टेन होती है. कभी भी उसकी डेथ हो सकती है, और जिस भी दिन उसकी डेथ हो जाएगी उसी दिन उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा. फिर लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन. एक्सपेंशन का भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है इसमें. ऐसा माना जा रहा है कि अकेला इंसान है, जब तक चलेगा तब तक उसका बिजनेस चलेगा. जब वो उसकी डेथ हो जाएगी या उसको कुछ हो जाएगा तो उसका बिजनेस भी खत्म हो जाएगा. फिर ये दिया हुआ है उसके बाद है सूटेबिलिटी, मतलब किस किस बिजनेस फॉर्म में ये जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो बेस्ट रहता है. कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस करने चाह रहे हैं कि हम सोल ट्रेडर वाला बिजनेस कर लें, वो सही है. तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सेवरल एडवांटेज भी है इनके और सेवरल डिसएडवांटेज भी है. तो विलियम का क्या है, वन मैन कंट्रोल है ना, वो बेस्ट है इन द वर्ल्ड में. तो इट दैट मैन इज़ अ बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग. मैन जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकता है, बट वन मैन कैन रियरली मैनेज एंड कंट्रोल एवरीथिंग. बट एक अकेला इंसान जो है वो बहुत रियरली जो है सारी चीज़ों को मैनेज कर सकता है. देयरफॉर सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है फॉलोइंग केसेस में. किस किस केसेस में? फर्स्ट पॉइंट इज वेयर अ मार्केट इज लोकल. एग्जाम्पल सोल स्केल रिटेलर, स्मॉल स्केल रिटेलर. जहाँ पर मार्केट जो होती है ना बहुत लोकल होती है, जहाँ पर स्मॉल स्केल रिटेलर्स होते हैं. वेयर पर्सनल अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कस्टमर इज एसेंशियल. जहाँ पर जैसे टेलर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, जहाँ पर्सनल अटेंशन बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर सोल ट्रेडर बिजनेस करना चाहिए. वेयर फैशंस चेंज वेरी फ्रिक्वेंटली, जैसे ज्वेलरी के केस में, तो ये भी बिजनेस सोल ट्रेडर हो तो बेहतर है. तुरंत चेंज हो जाने वाला काम है, तो आप एकदम टच में रहोगे कस्टमर से. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर बहुत कम पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे हेल्थ क्लिनिक बना लेना. फिर जहाँ पर क्विक डिसीजन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, जैसे स्टॉक ब्रोकर का काम है, तुरंत शेयर की वैल्यू बढ़ी यहाँ पैसा लगाओ, ये वैल्यू घट गई तुरंत शेयर को बेच दो. तो क्विक डिसीजन लेने वाला बिजनेस. वेयर रिस्क इन्वॉल्व इज नेग्लिजिबल, जहाँ पर रिस्क जो इन्वॉल्व है ना वो नेग्लिजिबल है. तो जैसे डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के केस में हो गया. नेक्स्ट, सोशल यूटिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. सोशल यूटिलिटी क्या है, मतलब समाज को क्या सेटिस्फैक्शन मिलता है अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बन जाता है. तो जो सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है वो प्रिवेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को इन फ्यू हैंड, मतलब फ्यू हैंड में ही नहीं होने देता है. जब अलग अलग बिजनेस बने रहेंगे तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सब लोग वहाँ पर काम कर सकेंगे, तो सबके पास पैसा आएगा, तो फ्यू हैंड में ही पावर नहीं रहेगी. थ्रू अ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इन द सोसाइटी, तो सोसाइटी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वेल्थ का. फिर ये प्रोवाइड क्या करता है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद लिमिटेड इन्वेस्टमेंट के साथ. सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है यहाँ पर और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती. और ये एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है. हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. इनकरेज भी करता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी एंड डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप में.
हेल्प करता है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जो कंट्री की जो डेवलपमेंट है उसको बैलेंस मेंटेन करके रखता है। फिर ऑफर क्या करता है, ऑनरेबल लिविंग टू दोज हु डू नॉट वांट टू वर्क अंडर अदर्स, मतलब जो दूसरे के अंडर में काम नहीं करना पसंद करते उनको खुद को एक ऑनर प्रोवाइड करता है कि आप अकेले काम करना चाहते हो आप अकेले करो। फिर प्रमोट क्या करता है, सेल्फ रिलायंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइज अमंग मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के बीच में ये सारी चीज़ों को डेवलप करने का काम होता है। सोल ट्रेडर प्रमोट क्या करता है, इंडिपेंडेंट लिविंग फॉर दोज हु टेक प्राइड इन ओनरशिप। इंडिपेंडेंट, अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अकेले काम करूंगा, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं करना पसंद करता, तो आप ये वाला काम करो, बेस्ट है। इट गिव एन अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू यूटिलाइज देयर स्किल फॉर द बेनिफिट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पर होता है ये कि आप अपनी स्किल को अपने लिए तो फ़ायदेमंद काम करते हो, आप सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा भला कर देते हो। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब आपने चुन लिया कि हाँ मुझे सोल ट्रेडर बिजनेस करना है, तो अब कैसे करोगे ये भी तो सोचना है, कैसे उसको एक्सपैंड करोगे, ऐसा क्या चीज़ हम अप्लाई करें कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, रातों रात हमारी बहुत अच्छी आमदनी होने लगे, हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करें। तो व्हेन अ सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सपैंड इट्स फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल। पहला तो कैपिटल की शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है, देन मैनेजियल स्किल कि दिमाग किस तरह से हम मैनेज करें सारे लोगों को यहाँ पर, क्योंकि हम तो अकेले हैं, हम कैसे मैनेज करें, ये भी बहुत सोचने वाली बात होती है। तो दो ऑल्टरनेटिव आर अवेलेबल टू द प्रोप्राइटर्स फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। तो दो जो है ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है प्रोप्राइटर के लिए सॉल्व करने के लिए सारी प्रॉब्लम को। फर्स्ट वन इज़ टू एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट। मतलब पेड असिस्टेंस का मतलब ये है कि आप किसी को एम्प्लॉय कर लो और उनको सैलरी देने लगो, ताकि वो लोग आपके बिहाफ पे जैसा जैसा आप बोलो उसके बिहाफ पे आपके बिहाफ पे वो काम करें, आपका काम थोड़ा हल्का हो जाए। टू एडमिट वन और मोर पार्टनर, या तो आप अकेले काम कर रहे हो ना, आप एक और अपने दोस्त को भी ले लो अपने साथ, जिसको आप समझते हो कि वो लायक है, वो आपके साथ काम कर सकता है, आप उनको अपने साथ ले लो, एडमिट कर लो वन और मोर पार्टनर को और दोनों लोग मिल के काम करो, ये सॉल्यूशन है। तो एम्प्लॉय ऑफ पेड असिस्टेंस का क्या मतलब हुआ, व्हेन सोल प्रोप्राइटर्स एम्प्लॉय अ पेड असिस्टेंट ही हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आप किसी पेड असिस्टेंट को ले रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान है वो भी आपको देखना पड़ेगा। पहला ये है, एडवांटेजेस है डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क जो है वो बढ़ जाएगा, यही आप चाहते थे कि आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पड़े, आपका जो काम है वो बढ़ जाए। तो स्पेशलिस्ट असिस्टेंट कैन बी अपॉइंटेड हु एक्सपर्टाइज कैन बी यूज फॉर द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। आप एक एक्सपर्ट को अपॉइंट करो और उसके एडवाइस को भी आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। डेलीगेटिंग सम ऑफ द वर्क द प्रोप्राइटर कैन डिवोट ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू क्रूशियल मैटर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट की प्रोप्राइटर जो है वो डिवोट करेगा ग्रेटर टाइम एंड अटेंशन टू क्रूशियल मैटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है बिजनेस का, वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए ईजी रहेगा। नो शेयर इन प्रॉफिट, दूसरा फ़ायदा ये कि प्रॉफिट में कोई शेयर नहीं होगा, क्योंकि फिक्स्ड परसेंटेज पे आप उनको लाए हो, या तो फिक्स्ड वेज पे लाए हो या सैलरी पे लाए हो। देन कंप्लीट कंट्रोल, आप ही का पूरा कंट्रोल रहेगा, असिस्टेंस का नहीं रहेगा। तो पेड असिस्टेंस हैज़ नो राइट टू इंटरफेयर इन डिसीजन मेकिंग, उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो डिसीजन में इंटरफेयर करें। देयरफॉर प्रोप्राइटर रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द बिजनेस और ही कैन टेक डिसीजन क्विकली, और वो क्विकली डिसीजन ले सकता है, बहुत इत्मीनान से ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सीक्रेसी। द प्रोप्राइटर इज एबल टू रिटेन बिजनेस सीक्रेट, और जो प्रोप्राइटर होता है ना वो एबल टू रिटेन सीक्रेट बिजनेस वो कर पाता है। ही इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर द सीक्रेट विद हिज मैनेजर, वो मैनेजर के साथ सारे सीक्रेट को शेयर नहीं करता। फिर ईजी टू डिसमिस, और जब मन नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि मैं लॉस फेस कर रहा हूँ या लॉस करने वाला हूँ आगे वाले ईयर में, तो आप मत करो। द प्रोप्राइटर कैन टर्मिनेट द सर्विस ऑफ द असिस्टेंस एज एंड व्हेन ही लाइक। उसके बाद है नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, क्या नुकसान क्या है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का। पहला, लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन की कमी हो जाती है। अभी आप काम कर रहे हो और आपको रिवॉर्ड में प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है, तो आप क्या हो जाओगे, डीमोटिवेट होने लगे। तो द असिस्टेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट इनिशिएटिव टू वर्क, और जिस असिस्टेंट को आपने अपॉइंट किया है तो उसको तो पता है ना मुझे सैलरी मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे, तो वो क्यों इतना दिमाग लगाने वाला है। तो असिस्टेंट डज नॉट हैव सफिशिएंट इनिशिएटिव टू वर्क हार्ड अनलेस ही इज गिवन शेयर इन द प्रॉफिट, जब तक उसको प्रॉफिट में पार्ट की बात ना हो। तो देयरफॉर ही मे नॉट बी इन
सिंसियर एंड केयरफुल एज द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जितना प्रोप्राइटर सिंसियर होता है ना अपने काम को लेके, उतना असिस्टेंस नहीं होता, क्योंकि असिस्टेंट को पता है मुझे सैलरी मिल जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, तो मैं क्यों अपना जी जान दिए रहूँ एकदम बिजनेस में। और जब प्रॉफिट शेयरिंग की बात आ जाती है तो वो कहता है नहीं नहीं, काम करना ज़रूरी है, मैं करूँगा तो मुझे भी प्रॉफिट मिलेगा। फिर लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस इनकर्ड। लॉस इनकर्ड के लिए तो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। रिस्क जो होता है ना फेलियर का, हैज़ टू बॉर्न बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। जो रिस्क होता है फेलियर का वो बॉर्न बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ। प्रोप्राइटर जो है वो खुद ही बॉर्न करता है रिस्क सारे। तो डिफिकल्ट टू फाइंड अ सुटेबल पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई भी फाइंड करना ना पर्सन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इफ़ अ रॉन्ग पर्सन इज एम्प्लॉयड, अगर हम रॉन्ग पर्सन को एम्प्लॉयड करते तो इट मे क्रिएट अ न्यू प्रॉब्लम्स। तो ये नई नई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आफ्टर दैट प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल, फिर पैसे की बात आ जाती है। तो अपॉइंटिंग अ पेड असिस्टेंट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं पेड असिस्टेंट्स को तो ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है। डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। द एम्प्लॉय डज नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल। एम्प्लॉय जो है ना वो कोई कैपिटल अपने साथ तो लाता नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन असिस्टेंट डज नॉट एड टू बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। तो वो कोई कैपिटल को भी इनहेंस नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पिटिशन। जो असिस्टेंस है ना वो कमिट करता है मिस्टेक, बहुत सारी मिस्टेक को कमिट करता है एंड कॉज भी करता है लॉस। तो ही मे गिव अप हिज जॉब क्रिएटिंग सीरियस प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ही में आफ्टर लीविंग सर्विस सेटअप अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, फिर उसके बाद उसको ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर अब मान लीजिए पार्टनर को एडमिट करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए। अगर हम उसको एडमिट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहला एडवांटेज तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल। जब पार्टनर आता है ना बिजनेस में, वो तो अपने साथ कैपिटल लेके आता है, तो बिजनेस में पैसा बढ़ने वाला है। डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब अब एक ही पार्टनर के पास था, अब बढ़ जाएगा, दोनों लोग दोस्त लोग मिल के काम कर लोगे आप लोग, तो डिवीजन ऑफ वर्क भी बढ़ जाएगा। फिर मोटिवेशन, जब काम करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा तो काम करने का मन और करेगा। रिड्यूस रिस्क, और फोर्थ फायदा ये हो रहा है कि रिस्क भी कम हो जा रहा है। अगर पहले रिस्क अकेले बियर करना पड़ता था तो अब दोनों लोग मिल के बियर कर पाओगे रिस्क। फिर इकॉनमी ऑफ कॉस्ट, मतलब यहाँ पे कोई वेजेस या सैलरी तो है नहीं, तो देयरफॉर जितना भी काम होगा उस हिसाब से पैसा निकल जाएगा। और इसका नुकसान ये कि प्रॉफिट बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, पहले एक रोटी बनती थी तो वो आप लोग अकेले ले लेते थे, अब दो आ गए हैं तो बांटना पड़ रहा है ना। अच्छा एग्जाम्पल है ना। पहले आप जितना भी प्रॉफिट कमाते थे आप अकेले खा लेते थे, ले लेते थे, अब आपको पूरा प्रॉफिट को आधा आधा बांटना पड़ रहा है। फिर लॉस ऑफ फ्रीडम, अब आपकी आज़ादी छीन गई। अब भाई सब सारी चीज़ें पार्टनर के साथ डिस्कस करो कि भाई ये काम करना है, डू यू एग्री विद द वर्क और नॉट। नेक्स्ट लैक ऑफ सीक्रेसी, सीक्रेसी ख़त्म हो गई काम में, आपको सारी बातें पार्टनर से शेयर करनी पड़ेगी। फिर डिफ़िकल्ट इन रिमूविंग पार्टनर, पार्टनर को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है, इजी थोड़ी है कि नहीं आज हम नहीं चाहते आप चले जाओ यहाँ से तो वो चला जाएगा, उसकी भी अब मर्जी है, बराबर का हकदार है वो भी। फिर ये भी सोर्स ऑफ डिस्प्यूट बन जाता है, कभी कभी लड़ाई का सोर्स ये भी बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉजेज फॉर सर्वाइवल ऑफ सोल ट्रेडर। क्या क्या कॉज होता है सर्वाइव करने का सोल ट्रेडर को। अगर सोल ट्रेडर बिजनेस है वो ये चाहता है कि नहीं मैं सर्वाइव करूं, मैं यहाँ बना रहूं, तो क्या कॉज हो सकता है, वो कैसे सर्वाइव करेगा। Sole proprietorship has its own areas of activity and continue to exist in spite of the development of bigger organization like partnership, joint stock company. मेन रीज़न जो है ना सर्वाइवल ऑफ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न का वो ये है कि ह्यूमन इनर्शिया, मतलब सम टाइम क्या होता है बिजनेस में कंटिन्यू टू रिमेन स्मॉल इवन दो एक्सपेंशन इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। दिस हैपन ड्यू टू इनिशिया, मतलब लेजीनेस या इनएक्शन हो रहा है ऑन अ पार्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। कॉजेज फॉर सर्वाइवल, कैसे सर्वाइव करेगा सोल ट्रेडर। ह्यूमन इनिशिया, मतलब अगर वो लेजी हो जाएगा तो नहीं काम कर पाएगा ना। तो प्रोप्राइटर में बी सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग स्केल ऑफ द बिजनेस और he may have a fear that expansion will result in a loss or a freedom. Personal motivation, in a proprietary concern owner has a direct motivation to work. प्रोप्राइटरी में क्या होता है, ओनर के पास डायरेक्ट मोटिवेशन होता है, मैं अगर काम करूंगा तो मुझे फायदा मिलेगा। एंड टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस, तो ही कैन स्पॉट एंड अवॉइड एनी लॉसेस, तो वो कोई भी लॉस को अवॉइड कर सकता है, वेस्टेज कर सकता है, विच गो अननोटिस इन लार्ज फॉर्म ड्यू टू इनडिफरेंस ऑफ पेड एम्प्लॉयज। फिर डिज़ायर फॉर इंडिपेंडेंसी, कोई भी इंटरप्रेन्योर है में प्रीफर सोल प्रोप्राइटरशिप, वो क्या प्रीफर करेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, इफ़ ही वांट टू एंजॉय कंप्लीट फ्रीडम, अगर उसे कंप्लीट फ्रीडम एंजॉय करनी है।
तो डिज़ायर फॉर एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंड टू अवॉइड आउटसाइड इंटरफेरेंस में अवॉइड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो वो अवॉइड करेगा, मुझे कोई एंट्री नहीं करनी है किसी पार्टनर की। ओनर में नॉट बी विलिंग टू सर्व अंडर अदर एंड मे प्रीफर टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो सेल्फ एम्प्लॉयड रहना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। नेचर ऑफ मार्केट पे डिपेंड होता है सर्वाइवल, मार्केट अच्छी है तो आगे वो काम कर पाएगा, नहीं अच्छी है तो बंद कर देगा। नीड फॉर पर्सनल अटेंशन, उसे सबको पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, और अगर कस्टमर बन रहे हैं आ रहे हैं तो उसे अच्छा लगेगा, वो और सर्वाइव करेगा। नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अब अगर बिजनेस हमारा ऐसा है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है तो व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव द साइज टेंड टू बी स्मॉल। फॉर एग्जांपल प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंसारी इज मच सिंपलर देन मेकिंग क्रिस्टल शुगर। कंसारी यूनिट आर स्मॉल वेयर शुगर फैक्ट्रीज आर बिग, तो इस पे भी डिपेंड होता है। ज्वेलरी इंडस्ट्रीज है। देन कवर फॉर मोनोपोली, स्टेट असिस्टेंस, ये सारे पॉइंट है, 5 स्टार्टिंग के कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है समरी, समरी पढ़ लीजिएगा। एंड फिर आपको कॉपी में क्या करना है, यू हैव टू राइट द आंसर in your notebook and learn question bank which is given at the back of the chapter, okay।